सर स्टार्ट हो गई सर। हाँ सर। आज बच्चों हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की आरंभिक परंपरा का आरंभिक स्वरूप हमें भक्तमाल, कालिदास हजारा, 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, कविता माल आदि में देखने को मिलता है। अगर हम इसके वास्तविक लेखन के प्रयास देखें, हिंदी साहित्य के इतिहास के वास्तविक लेखन के प्रयास, तो हमें हिंदी नहीं फ्रेंच विद्वान गार्सत दतासी के रूप में मिलता है। उन्होंने 1839 ईस्वी में इस्तवार दे ला लिटरेटिव एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा। इसके बाद देखें तो शिव सिंह सरोज नामक 1883 में ग्रंथ लिखा। आगे का प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में माना। अगर हम देखें वास्तविक रूप से यह हिंदी साहित्य का पहला सही इतिहास माना जाता है। इसके बाद में मिस्टर बंधु विनोद आदि ने अपने अपने हिसाब से रचनाएं लिखी। अगर हम हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रारंभ की बात करें तो इसको लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है कि आखिर हिंदी साहित्य का इतिहास हम कब से प्रारंभ माने। हिंदी साहित्य के विकास के आरंभ का विवाद मूलतः यह है कि हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाए। हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाए। कारण यह है कि साहित्य की धारा तो वैदिक संस्कृत के समय से अविरल रूप से हमारे सामने वर्तमान तक चली आ रही है। इसलिए हिंदी साहित्य के आरंभ का प्रश्न वस्तुतः उस बिंदु से जुड़ा है जहां से हम साहित्यिक भाषा के तौर पर हिंदी की शुरुआत माने। हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभ के संबंध में हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभ के समय में उसके लिए पंडित राहुल सांकृतन, इनमें से शिव शंकर राम कुमार वर्मा स्वयं को पहला कवि मानते हैं, जबकि पंडित राहुल सांकृतन और डॉक्टर नगेंद्र सरहपा को पहला कवि मानते हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि हिंदी साहित्य का आरंभ हमें 10वीं शताब्दी से मानना चाहिए। आचार्य शुक्ल और
हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोनों इस विचार के समर्थकों में हमें शामिल होते नजर आते हैं। द्विवेदी जी की दृष्टि से इसका कारण भाषिक है, जबकि आचार्य शुक्ल मानते हैं भाषिक स्तर पर यद्यपि पुरानी हिंदी का जन्म हमें 7वीं शताब्दी के आसपास देखने को मिलता है, किंतु इस समय काफी सांप्रदायिक रचनाएं होती थी जिन्हें साहित्य नहीं माना जा सकता है। इसलिए हम इसका प्रारंभ संवत 1050 से या 953 ईस्वी से आसपास मान सकते हैं। कुछ विद्वानों ने इसका प्रारंभ 12वीं शताब्दी से भी माना है। ऐसा मानने का कारण है कि 12वीं शताब्दी के आसपास ही अपभ्रंश और अवट से गुजरते हुए हिंदी भाषा पुरानी हिंदी में प्रवेश कर चुकी थी। ऐसा मानने वालों में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हरिश्चंद्र वर्मा आदि विद्वान शामिल है। कुछ विद्वानों ने यह माना कि हिंदी का आरंभ भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से 14वीं शताब्दी माना जाए, क्योंकि इस समय तक हिंदी अपने संक्रमण काल से गुजरते हुए पूर्णतः समाप्त हो गई थी और अपने वास्तविक रूप में आ गई थी हमारे। ऐसे विद्वानों में सुनीति चटर्जी और उदयनारायण तिवारी को हम शामिल करते हैं। निष्कर्ष से हम यह मान सकते हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ हमें 10वीं शताब्दी के आसपास ही माना जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब भाषिक स्थिति अपने संक्रमणकालीन स्थिति में पहुंच चुकी थी, तो वहां पर आकर हमें प्रारंभिक हिंदी के लक्षण नजर आने लगे थे। अर्थात हम 10वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का इतिहास मान सकते हैं। अब हम बात करें आदिकाल की। आदिकाल को समझने से पहले हम थोड़ा उसके नामकरण पर चर्चा करेंगे। आखिर आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ था? आदिकाल के लिए उपयुक्त नामकरण यह बड़ा विवाद का विषय है कि आखिर आदिकाल का नाम आदिकाल क्यों पड़ा और इसके आरंभिक काल मतलब आदिकाल के लिए कौन सा नाम सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। विद्वानों का मानना है कि किसी साहित्य युग का समुचित नाम वह होता है जो उस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों का बोध कराता हो, जो उस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों का बोध कराता हो। अगर हम देखें तो यह समस्या हमें आदिकाल के विषय में भी नजर आती है। जैसे कई प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि हिंदी भाषा का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से माना जाए या 10वीं से या 12वीं से। धार्मिक सांप्रदायिक रचनाओं को साहित्य माना जाए या नहीं। कौन सी रचनाएं प्रामाणिक है और कौन सी अप्रामाणिक। इन सभी जटिलताओं के कारण हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी दृष्टि से कई नाम दिए, जैसे चारण काल, प्रारंभिक काल, वीरगाथा काल, आदिकाल, सिद्ध सामंत युग, आदिकाल। हम जैसे गारसा दत्तासी का मानते हैं। गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने चूंकि काल विभाजन नहीं किया था, इसलिए नामकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। नामकरण का प्रथम प्रयास ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में दिया और उन्होंने इसे चारण काल ना कहा।
और उसकी सीमा 643 से 1300 ईस्वी तक मानी। लेकिन ध्यान से देखें तो हम इसको भी हिंदी साहित्य का नामकरण की दृष्टि से उचित नाम नहीं मान सकते। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीच वचन काल कहा, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। आगे हम देखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान लेखक, जिन्होंने आदि काल को वीर गाथा काल कहा। उसके पीछे कहने के कारण यह भी था कि उस काल में किसी विशेष ढंग की रचनाएं प्रचुर मात्रा में दिखाई पड़ी और उसी के हिसाब से उन्होंने उनका काल का नामकरण कर दिया। अगर हम देखें तो रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं को चुना, जिसमें विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति प्रथा आदि प्रमुख है। आचार्य शुक्ल के उपरांत नामकरण जिन्होंने सटीक दिया, उसमें हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि अगर सिद्धनाथ और जैन साहित्य को सांप्रदायिक मानकर इसे खारिज कर दिया जाए तो हमें पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को खारिज करना। उन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया। अब आदिकाल को पढ़ने से पूर्व हम तत्कालीन परिस्थितियों पर विचार करेंगे। आखिर आदिकाल की परिस्थितियां, आदिकाल की पृष्ठभूमि में ऐसी कौन सी बातें थी जिससे आदिकाल का निर्माण हुआ। सर्वप्रथम हम देखें तो राजनीतिक स्थिति। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, आदिकाल की अवधि 769 ईस्वी से 1418 ईस्वी तक मानी जाती है। यह काल हर्षवर्धन के समय का काल था। यहाँ से वर्धन साम्राज्य के पतन का आरंभ होता है। अंतिम सम्राट हर्षवर्धन के समय उत्तरी भारत में यवन आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। बच्चों ध्यान देना, हर्षवर्धन के समय हम उसकी आदिकाल की परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। उत्तर भारत में यवन आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। हर्षवर्धन ने इनका दृढ़ता पूर्वक सामना किया, किंतु वह इन आक्रमणों की आंधी को नहीं रोक पाए और उनको रोकते रोकते अपनी शक्ति को क्षीण कर बैठे। साथ ही हर्षवर्धन का कार्य साम्राज्य भी लड़खड़ा उठा। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत देश संगठित सत्ता खंड खंड में विभाजित हो गई और राजपूत राज्य सामने आए। वह निरंतर युद्ध में जलते हुए आपस में लड़ते अपनी शक्ति को क्षीण कर बैठे थे। भारत निरंतर युद्धों के आग में जलते इस विशाल साम्राज्य में इस्लाम साम्राज्य की नींव पड़ी। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत की राजनीतिक परिस्थितियां हिंदू सत्ता से धीरे धीरे समाप्त होने लगी और इस्लाम के धीरे धीरे उदय की करुण कहानी है।
इसी ने उस मन स्थिति को जन्म दिया जिसमें कोई भी प्रवृत्ति प्रधान न हो सकी। यवन शक्तियों की आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिमी और उत्तर प्रदेश पर पड़ा, पश्चिमी और मध्य देश पर पड़ा। इन क्षेत्रों में जनता युद्धों और अत्याचारों से आक्रांतिक होती थी। यही वह क्षेत्र था जहां हिंदी भाषा का विकास हो रहा था। इस काल का इस काल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों से प्रभावित मन स्थिति में हमें नजर आता है। आदिकाल के इस युद्ध प्रभावित जीवन में कहीं भी हमें संतुलन नजर नहीं आता। जनता पर विदेशी आक्रांताओं का अत्याचार बढ़ता गया और देशी राजाओं के अत्याचार का भी क्रम चलता गया, बढ़ता गया। वे परस्पर लड़ने लगे, युद्ध से प्रजा पीड़ित होने लगी। जय पृथ्वीराज चौहान, जयचंद आदि की परस्पर लड़ाइयां की अंतहीन कथाएं बनने लगी। फलते यदि जनता में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो साहस और वीरता के साथ लड़ते हुए जीना चाहता था, और तो दूसरा वर्ग ऐसा भी बनका जो इस विनाश लीला को देख देख कर संसार के इतर बातें भी सोचने लगा। तो एक ऐसा वर्ग भी था जो अराजकता, ग्रह क्लेश, विद्रोह, आक्रमण और युद्ध के वातावरण में यदि एक आध्यात्मिक जीवन की बातें करता था, तो दूसरा मरते मरते भी जीवन का भोग लेना चाहता था। तीसरा एक ऐसा वर्ग भी था जो तलवार के गीत गा कर गौरव के साथ जीना चाहता था। इसी परिस्थितियों यह इस काल की राजनीतिक परिस्थितियों की विचित्र देन है। इसी के फलस्वरूप स्त्री को भोग, हठ योग से लेकर आध्यात्मिक पलायन और उपदेशों तक का साहित्य एक ओर लिखा गया, तो दूसरी ओर ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में विश्वास करने, लड़े लड़ते जीने मरने की भावना भी साहित्यिक रचना के मूल में समाविष्ट हो गई। अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन में देखें तो वह कहते हैं, वे बाहर से बुला बुला कर अनेक ब्राह्मण वंशों को दान देकर काशी में बसा रहे थे। संस्कृत का उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया और इस प्रोत्साहन के अभाव में लोक भाषा के कवियों को काव्य रचना के अनुकूल वातावरण नहीं मिलता था। अगर हम धार्मिक परिस्थितियों की बात करें, ईसा की 6वीं शताब्दी तक देश का वातावरण बिल्कुल शांत नजर आता है। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में आपसी मेलजोल का बढ़ावा बढ़ने लगा था। मूर्ति पूजा, जैन और बौद्ध उपासना पद्धतियां समाज में, देश में एक साथ चल रही थी। लेकिन 7वीं शताब्दी के साथ ही देश में धार्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन आना शुरू हुआ। इस समय आलमबार और नायमबार दक्षिण भारत की ओर से उत्तर भारत की ओर आंदोलन चल रहे थे। तो 642 ईस्वी में जब हेन सांग दक्षिण भारत की यात्रा की, तो उन्होंने बौद्ध धर्म की झलक पाली और वह बहुत दुखी रहने लगे। उत्तर भारत में भी इस समय तक यह प्रभाव आ रहा था। वैष्णव मत इस समय अधिक प्रतिष्ठित नहीं था, अतः जनता में जैन मत और शैव मत का प्रचार प्रसार अधिक था। परिणाम स्वरूप हम देखें तो जैन और शैव मतों में आगे बढ़ने की परस्पर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने लगी थी, और इसी प्रतिस्पर्धा से
12वीं शताब्दी में हमें वैष्णव भक्ति आंदोलन तीव्र होता हुआ नजर आता है। मालव के राजा वैदिक धर्म के समर्थक थे। गंगा और नर्मदा के अंतराल में कलचुरी अगर हम धार्मिक स्थिति तो 10वीं शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म की हीनयान विचारधारा वज्रयान की गुहा साधना की ओर हो चुकी थी। मुसलमानों के आक्रमण एवं नालंदा की समाप्ति के बाद नाथपंथी विचारधारा भी लुप्त हो गई थी। महायानी विचारधारा वैष्णवों के भक्त और अवतारवाद में समाप्त हो गई थी। जैन विचारधारा हिंदू परंपरा के संघर्ष जैन विचारधारा हिंदू परंपरा के से संघर्ष देखने को नहीं मिलता, जैसा बौद्ध और हिंदू विचारधाराओं में हुआ। फिर भी गुजरात के राजनीतिक प्रभाव विस्तार के लिए इसमें संघर्ष तब तक होता रहा जब तक मुसलमानों ने दोनों को पराजित नहीं कर दिया। बच्चों स्क्रीन पे देख सकते हैं, हिंदुओं में भी शैव, शाक्त और वैष्णव के संघर्ष होते रहे, जैसा कि मैंने अभी समझाया था। राजपूतों द्वारा शैव और शाक्त मतों को अधिक प्रेशर मिला, उन्होंने अधिक संरक्षण दिया। वैष्णवाचार्यों का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर उन्मुख हो रहा था। निम्बार्क 12वीं शताब्दी मध्वाचार्य 1237 ईस्वी में रामानंद का प्रभाव वैष्णव भक्ति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौराणिक धर्म और अवतारवाद की धारणाओं ने हिंदू धर्म की विचारधाराओं को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया। मुस्लिम आक्रांताओं के साथ सूफी धर्म साधक फकीर भी आए। कश्मीर और अवध के प्रदेशों में अपने इसके केंद्र स्थापित होने का काल भी यही था। अगर हम सामाजिक स्थिति की बात करें, राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण समाज में विसंगतता आ गई थी। जनता शासन और धर्म दोनों से निराश्रित होती जा रही थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी, जो साधु सन्यासियों के शापों और वरदानों की दृष्टि लगाए रहती थी। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, तप जाप की ओर लोग दुर्भिक्ष, महामारी और युद्ध के संकटों को टालना चाहते थे। ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव में कमी आ गई थी तथा वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों को सम्मान नहीं रह गया था। निम्न समझी जाने वाली जातियों में अनेक सिद्ध और नाथ हो गए थे जो वेद विरोधी थे। ध्यान देने की बात है, जो वेद विरोधी थे। समाज में क्षत्रियों का प्राधान्य था, राजपूतों में शौर्य था तो परंतु वे उसका उपयोग पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में ही करते थे। वे वंश गौरव और अभिमान को लेकर ग्रह क्लेश में ही उलझे रहते थे। समाज में स्त्रियों के प्रति भी पूज्य भाव नहीं रहा था, वे मात्र एक भोग की वस्तु बनकर रह गई थी। सती प्रथा भी इस काल की एक भयंकर कालीन भारत में हमें स्वयंवर की प्रथा भी देखने को मिलती है, जो प्रायुद्ध का कारण बनती थी। सुंदर राजकुमारियों को राजकुमार बलपूर्वक अपहरण कर लेते थे और कई बार इस विवाह के कारण भी युद्ध होते थे। राजा और सामंत अंतर्मुखी रंगरेलियों में काफी मस्त हो गए थे। जीवन यापन के हमें साधन बिल्कुल दुर्लभ नजर आते थे। निर्धनता एवं युद्ध
अशांति के कारण जनता सदैव आतंकित रहती थी। तत्कालीन रासो काव्यों में हमें इस स्थिति का पूरा चित्र उपलब्ध हो जाता है। जैसे पृथ्वीराज रासो में एक कन्या के लिए युद्ध होता था, एक कन्या का अपहरण किया जाता था। एक कन्या के अपहरण, एक दासी पर मोहित होकर पृथ्वीराज चौहान ने अपने सामंत कैमास का वध तक कर दिया गया था। घोर विलासी जीवन था। अगर हम साहित्यिक प्रवृत्तियों की बात करें, अगर हम साहित्यिक प्रवृत्तियों की बात करें तो आदिकाल में साहित्य रचना 3 धाराओं में बह रही थी। तीन धाराओं में बह रही थी। एक जो हमें संस्कृत साहित्य में मिलती है, एक तरफ हमें संस्कृत साहित्य की रचना हो रही थी, दूसरी तरफ प्राकृत अपभ्रंश भाषा में प्रभु साहित्य का सृजन जैन कवियों द्वारा किया जा रहा था, और तीसरी धारा हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की। इस काल में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों एवं स्मृतियों की टीकाएं लिखी गई। ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथों की रचनाएं भी हमें देखने को मिलती है। 9वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक, 9वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक कन्नौज और कश्मीर संस्कृत साहित्य के केंद्र रहे थे। आनंदवर्धन, मम्मट, भोज, कुंतक, राजशेखर आदि ऐसे कवि थे जो इस युग की महत्वपूर्ण प्रतिभाएं थी, जो हमें आदिकाल की देन ही नजर आती है। इस काल में अपभ्रंश मुख्यतः धर्म की भाषा बन गया था। जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अनेक अपभ्रंश ग्रंथों का निर्माण किया। इनमें स्वयंभू, पुष्पदत्त, दलपाल आदि प्रमुख है। अगर हम सांस्कृतिक परिस्थितियों की बात करें, हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने चरम पर था। हिंदू धर्म एवं एक संस्कृति राष्ट्रव्यापी एकता का आधार बनी हुई थी, किंतु कालांतर में जैसे ही भारत देश में मुस्लिम शासकों का आक्रमण हुआ, तो शनय शनय भारत में भी मुस्लिम संस्कृति प्रभावित होने लगी। या यूं कहें कि मुस्लिमों के आक्रमण के उपरांत भारतीय संस्कृति शनय मुस्लिम संस्कृति से मेल मिलाप आरंभ हो गया। इस काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपने संकीर्ण दृष्टिकोण और धर्मांधता की भावना से प्रेरित होकर हिंदू मठों, हिंदू विद्यालयों, हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का प्रयास किया। इतिहासकार अल-बुर्दू ने कहा, हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुके थे। मुसलमान जब इनके मंदिरों को देखते तो आश्चर्यचकित हो जाते थे। वे न तो उनका वर्णन ही कर पाते और न वैसा निर्माण ही कर पाते। संपूर्ण भारत में ऐसे अनेक मंदिरों का निर्माण आदिकाल में हुआ। आज जैसे आबू का जैन मंदिर, खजुराहो का मंदिर, पुरी, भुवनेश्वर, वेल्लोर, कांची का मंदिर इसी काल के देन हमें नजर आती है। मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव, मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आदिकालीन हिंदू संस्कृति पर अनेक क्षेत्रों में पड़ने लगा।
जैसे उत्सव, मेले, वस्त्र, आहार, भोजन, मनोरंजन के आदि अनेक बातों में मुस्लिम रंग भी चढ़ने लगा। दूसरी ओर हिंदू संगीत कला, वास्तुकला, आयुर्वेद एवं गणित का प्रभाव मुस्लिम संस्कृति पर पड़ने लगा। यह अंत में हम अगर निष्कर्ष निकाले, इस दशा में असंगत न होगा कि आदिकालीन भारतीय संस्कृति से विच्छिन्न होकर मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव को स्वीकार करती जा रही थी। बच्चों, अब हम आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य पर चर्चा करेंगे। सिद्ध साहित्य आदिकाल का महत्वपूर्ण अंश है, जिसका संबंध बौद्ध धर्म की सिद्ध परंपरा से माना जाता है। सिद्ध साहित्य आदिकाल का महत्वपूर्ण अंश है। बच्चों, आप लिख सकते हो, सिद्ध साहित्य आदिकालीन साहित्य परंपरा का महत्वपूर्ण अंश है, जिसका संबंध बौद्ध धर्म की सिद्ध परंपरा से माना जाता है और सिद्ध आंदोलन वज्रयान से संबंधित है, जिसके समर्थक तंत्र मंत्र की साधना से सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। पंडित राहुल सांकृतैन ने सिद्धों की संख्या 84 मानी, जिसमें सरहपा, सबरपा, लुईपा, गणपा, डोम्बिपा आदि प्रमुख है। अभी तक 14 सिद्धों की रचनाएं ही हमें उपलब्ध हो पाई है, जिनमें दोहा कोश और चर्या पर महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सिद्धों ने अपनी मान्यताओं का प्रचार प्रसार करने के लिए जन भाषा में जो साहित्य रचा, उसी को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। बच्चों, एक लाइन में लिख सकते हो, सिद्धों ने अपनी मान्यताओं का प्रचार करने के लिए जन भाषा में जो साहित्य रचा, उसी को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। सिद्धों ने अपनी धार्मिक सांप्रदायिक मान्यताओं को अपने साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया, अपने साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया। बौद्ध परंपरा से संबंधित होने के कारण वे वैदिक मान्यताओं तथा वर्ण व्यवस्था का खंडन करते थे। वह कहते हैं, उनका दावा है कि जो पंडित लोग सारे आगम वेद पुराण पढ़ चुके हैं, वे परम सत्य को नहीं जानते। सत्य तो यह है कि बुद्ध या परम तत्व का अस्तित्व हमसे बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। वह कहते हैं, पंडिय शैल सत्य बखाना, पंडिय शैल सत्य बखाना, देह ही बुद्धि बसंत न जाना। सिद्धों ने आडंबरों का भी विरोध किया है, शून्य आधारित साधना प्रक्रिया का समर्थन किया है। इनका मानना है कि कोई व्यक्ति तभी सिद्ध हो सकता है जब वह अपने मन की हर प्रकार के आक्रमण मोह से परे ले जाए, जहाँ कोई भी इच्छा राग द्वेष साधक के मन को उद्वेलित न कर सके। सिद्धों ने अपना साधना मार्ग के रूप में पंचमकार पद्धति को स्वीकार किया है। बच्चों, लिख सकते हो, पंचमकार पद्धति। पंचमकार का अर्थ है मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा तथा मैथुन। इसलिए उनकी मान्यता थी कि सुखों को चरम स्तर पर भोग करके ही
ऐसी अवस्था में लाया जा सकता है जहां पर वह हर आकर्षण से मुक्त हो सके। यहाँ सुखों का भोग साधना के रूप में है, साधन के रूप में नहीं। उन्होंने गुरु को भी अत्यधिक महत्व दिया है, क्योंकि सतगुरु के माध्यम से ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर हम देखें तो सिद्ध हिंदी साहित्य धारा की महत्वपूर्ण धारा है। इसमें न केवल वर्ण व्यवस्था, धार्मिक आडंबरों का विरोध करके एक समता मूलक और प्रगतिशील समाज के निर्माण में योग दिया, बल्कि छंद जैसे शिल्पगत तत्वों का भी काफी विकास किया। वे पंचमकार साधना के रूप में भोगवाद को बढ़ावा देना इनकी एक बड़ी सीमा मानी जाती है। इसका महत्व यह अवश्य है कि भक्ति काल की संत काव्य धारा की मानसिकता के ठोस निर्माण में इसने आधार प्रदान किया। बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अब नाथ साहित्य पर। नाथ काव्य धारा आदिकालीन साहित्य की एक प्रमुख काव्य धारा है, जिसका प्रणयन नाथों ने किया था। नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का ही एक विकसित या अगला रूप माना जाता है। बौद्ध परंपरा के साथ, जिसमें बौद्ध परंपरा के साथ साथ शैव मत के कुछ विचार भी स्वीकार किए जाते हैं। अंतिम, बच्चों ध्यान देने की बात है, अंतिम सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ जब विषय भोग में फंस जाते हैं तो उनके शिष्य गोरखनाथ ने एक सूत्र वाक्य में कहा, जाग मछंदर गोरख आया, जाग मछंदर गोरख आया। यह वाक्य मत्स्येंद्रनाथ को मुक्ति प्रदान करता है। यह मुक्ति तात्विक अर्थ में सांसारिक आकर्षणों से मुक्ति होती है। नाथ शब्द का अर्थ यह भी है जो मुक्ति प्रदान करे। बच्चों, एक लाइन लिख सकते हो, नाथ शब्द का अर्थ है जो मुक्ति प्रदान करे। गोरखनाथ इस मत के समर्थक माने जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ है, वह इस मत के समर्थक माने जाते हैं। इस संप्रदाय में कुल 9 नाथ थे, जिसे हम नवनाथ भी कहते हैं, जिसे जलंधर नाथ, चरपटीनाथ, भीमनाथ आदि। नाथों ने अपनी सांप्रदायिक धार्मिक मान्यताओं के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य रचा, वही नाथ साहित्य कहलाता है। नाथ साहित्य का संवेदना पक्ष की मान्यताओं से हमें भरा नजर आता है। सिद्धों के विपरीत इनकी मूल मान्यता यह है कि मुक्ति के लिए ऐन्द्रिक भोग नहीं, बल्कि इंद्रियों का नियमन, निग्रह और संयम आवश्यक होता है। सिद्धों ने उसे निवृत्ति मार्ग कहा, लेकिन नाथों ने सिद्धों ने उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा और नाथों ने उसे निवृत्ति मार्ग कहा। गोरखनाथ कहते हैं, 9 लख पात्री आगे नाचे, 9 लख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, 9 लख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा। ऐसो मन ले जोगी केले, ऐसो मन ले जोगी केले, तब अंतरी बसे भंडारा। नाथों का मानना है कि परम आध्यात्मिक सत्य तक वही साधक पहुंच सकता है जो सांसारिक भोग से मुक्त हो चुका हो। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ पहले सांसारिक आकर्षणों में फंस गए थे, किंतु गोरखनाथ द्वारा मुक्त कराए जाने के बाद वह निवृत्ति मार्ग के अनुयायी हो गए। वह कहते हैं,
जोगी सोई जानिए, जोगी सोई जानिए, जगते रहे उदास, तत् निरंजन पाइये, कहे मछंदर नाथ। नाथों ने एक विशेष प्रकार की साधना पद्धति का बल दिया, जिसे हठ योग पद्धति कहा जाता है। नाथ साहित्य में इसका हमें विस्तृत वर्णन मिलता है। इस साहित्य की अन्य संवेदनाओं में हमें बाह्य आडंबर का विरोध, वर्ण व्यवस्था पर चोट, गुरु का महत्व आदि शामिल है। गुरु के महत्व के संदर्भ में चरपटीनाथ कहते हैं, जानी के अजानी होई, जानी के अजानी होई, बात तू ले पछाणी, चेले हो दुआ लाभ होएगा, गुरु होएगा आनी। अर्थात अगर चेले हो जाओगे, किसी के भक्त हो जाओगे, तो तुम्हें दुगना लाभ होगा, और गुरु बनोगे तो हानि ही मिलेगी। नाथ कवि प्रतिबद्ध कवि नजर नहीं आते। वे केवल अपनी मान्यताओं का प्रचार प्रसार हेतु ही कविताएं लिखती थी। इनके साहित्य में हमें शिल्प की बारीकियां भी नजर नहीं आती। इनका काव्य हमें मुक्तक में रचा गया लगता है। वे अपनी अंत साधनात्मक पद्धतियों के विकास के लिए एक विशेष प्रतिवात्मक भाषा का प्रयोग करते थे, जिसे संधा भाषा कहा जाता है, जिसे संधा भाषा कहा जाता है। इस भाषा में साधारण भाषा के विपरीत उक्तियां मिलती है, जो प्रतीकार्थ खुलने पर ही स्पष्ट नजर आती है। जैसे नाथ बोले अमृतवाणी, नाथ बोले अमृतवाणी, बरसेगी कंबली भीजेगा पानी। नाथ संप्रदाय की एक सीमा भी है कि उन्होंने गृहस्थ जीवन और नारी का अवमूल्यन किया। हिंदी साहित्य पर इसका प्रभाव यह है कि कबीर जैसा महान कवि इसी परंपरा से निकला नजर आता है। अब हम जैन साहित्य की बात करेंगे। जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ है विजय पाने वाला। अर्थात यह विजय सांसारिक आकर्षणों पर है। जैन मुनियों ने दया, करुणा, अहिंसा, त्याग आदि को अत्यधिक महत्व दिया। जैन साहित्य के कवियों में स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र, राम सिंह और धनपाल आदि महत्वपूर्ण कवि हैं। स्वयंभू ने कौमचर्यु, रिठ्ठमेणिचर्यु आदि काव्यों की रचना की। कौमचर्यु रामचरित्र पर आधारित एक महत्वपूर्ण जैन काव्य है। इस रचना के कारण ही स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी बच्चों लिख सकते हैं। कौमचर्यु के कारण ही स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। पुष्पदंत ने अणय कुमार चरियु और राम सिंह ने पाहुड़ा दोहा की रचना की। जैन कवियों का मूल उद्देश्य अपने संप्रदाय की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। इनके काव्य की प्रकृति उपदेशात्मक है। अब हम आते हैं अमीर खुसरो पर। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। इनका समय 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच समय नजर आता है। यह वह समय था जब भारत के राजनीतिक इतिहास में
गुलाम वंश का पतन और खिलजी वंश का उत्थान पतन शुरू हुआ था। खुसरो खड़ी बोली हिंदी और उर्दू के पहले कवि माने जाते हैं। अगर हम ब्रज भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा में भी उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। माना जाता है कि उन्होंने लगभग 100 रचनाओं का निर्माण किया, लेकिन अभी हमें सिर्फ 20-22 ही मिल पा रही है। इनमें प्रमुख है सहे, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल, खाली बारी, ढकोसला आदि। खुसरो का व्यक्तित्व बहुआयामी व्यक्तित्व है। वे एक और सूफी परंपरा में आदर्श से गिने जाते हैं, तो दूसरी ओर उनका बहुत से दरबारों से गहरा संबंध था। बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के साथ साथ वे खिलजी और तुगलक वंश के कई राज दरबारों में भी रहे थे। वे सिर्फ साहित्यकार ही नहीं, संगीतकार भी थे, शब्दकार कोशकार ही नहीं, इतिहासकार भी हैं। उन्होंने ज्ञान मूलक साहित्य, पहेलियां, मुर्गियां से लेकर सामाजिक समस्याओं पर चोट करने तक की सारी अंतर्वस्तु हमें उनके काव्य में नजर आती है। खुसरो की मूलतः ख्याति उनके ज्ञान मूलक साहित्य को लेकर है, इसमें पहेलियां, मुकरियां और सुखने शामिल है। इसका उद्देश्य मनोरंजन करना तो रहा ही होगा, किंतु वे दरबार में रहकर भी हल्के और अश्लील मनोरंजन में रमने के बजाय ज्ञान, जिज्ञासा और कौतूहल को मनोरंजन की सामग्री बनाकर मनोरंजन का स्तर ऊपर उठाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा पहला उदाहरण है जिसे हम बाल साहित्य कह सकते हैं। बच्चों की कोमल जिज्ञासाओं को जो आनंदपूर्ण शांति खुसरो की कविताओं में मिलती है वह अतुलनीय है। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं, एक थाल मोती से भरा। बच्चों बचपन में आपने भी सुनी होगी, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। उनकी कविताओं में हमें सूफियाना भाव भी नजर आता है। वह कहते हैं, खुसरो रेन सुहाग की, जाकी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ को दो भय एक रंग। इसी प्रकार वह निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर खुसरो अत्यंत दुखी होकर सूफी भाव से दोहा रचते हैं। वह दोहा इस प्रकार है, गोरी सोवे सेज पर, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन बही चौदेश। खुसरो का एक विशेष योगदान उनकी कविताओं के कारण भी है। उनकी बहुत सी कविताएं प्रेम को जीवन का सार तत्व बताती है और प्रेम के लिए जोखिम लेने की प्रेरणा देती है। वह कहते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का बाकी उल्टी धार, खुसरो दरिया प्रेम का बाकी उल्टी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुसरो धार्मिक आडंबरों पर भी चोट करते हैं। जिस प्रकार सिद्धनाथ कवि अपने साहित्य में पाखंडों पर चोट करते हैं, वैसे ही खुसरो भी हमें चोट करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने एक गीत में एक पाखंडी साधु के
चरित्र का पर्दाफाश किया है। वह कहते हैं, उज्ज्वल बरन अधीर तन, उज्ज्वल बरन अधीर तन, एक चित दो काम, देखन में तो साधु है, निकट निपट पाप की खान। आदिकाल साहित्य स्त्रियों के स्थिति का बड़ा चिंता का विषय था। अमीर खुसरो ने एक साधारण घर के बेटी के दर्द की आवाज को आवाज दी है। वह जो आज के समय में लिंग भेद विद्यमान है, उस समय भी अपने चरम पर था। वह लिंग भेदभाव की शिकायत एक मार्मिक ढंग से एक बेटी के द्वारा अब एक पिता को कहलवाया जाता है। वह कहते हैं, काहे को बिया है, काहे को बिया है परदेस सुन बाबुल मोरे, भैया को दी है महिला दो महिला, भैया को दी है बाबुल महिला दो महिला, हमको दी है परदेस सुन बाबुल मोरे, मैं तो बाबुल तेरे खूंटे की गैया, ना कि हूं कि जाऊं परदेस सुन बाबुल मोरे। अब हम विद्यापति का विचार करेंगे। विद्यापति मूलतः मैथिल कवि है और विद्यापति का समय हमें 14वीं और 15वीं शताब्दी में नजर आता है। वे विद्यापति की वैसे तो हमें 14 रचनाएं नजर आती हैं। उनमें 11 संस्कृत में है और 3 हिंदी में रचनाएं शामिल है, जिसमें कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली शामिल है। दुर्भाग्यवश कीर्ति पताका अभी तक अनुपलब्ध है, लेकिन यह माना जाता है कि यह राम काव्य से संबंधित रही होगी, राम काव्य से संबंधित रही होगी। बच्चों, अब हम आदिकाल की विशेषताओं पर विचार करेंगे। आदिकाल की विशेषताओं पर ऐतिहासिकता का भाव। पहला है ऐतिहासिकता का भाव। रासो साहित्य में चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति है, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता का ध्यान नहीं रखा गया। अनेक स्थानों पर कल्पना की प्रचुर मात्रा से ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न की गई, जो उनके काव्य में रचनाएं हैं वे इतिहास सम्मत नहीं है, इतिहास से मेल नहीं खाती। उनकी तिथियां भी इतिहास से मेल नहीं खाती। इतिहास में अतिशोक्ति से बचा जाता है, जबकि चारण कवियों ने अतिशोक्ति की प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन किए हैं। दूसरा है युद्ध वर्णन की सजीवता। रासो काव्य में हमें युद्ध वर्णन की सजीवता मिलती है। इन काव्यों में जहां जहां युद्धों का वर्णन है, वहां वहां हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमें आंखों देखा हाल सुनाई दे रहा हो। चारण कवि कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे। अवसर पड़ने पर वह अपने आश्रयदाता को रण क्षेत्र में जाकर तलवार का भी हाथ दिखाते थे। अतः इन युद्ध वर्णनों में जो भी कहा गया है वह अपनी वास्तविक अनुभूति से कहा गया है। इन युद्ध प्रसंगों में कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर वीर हृदय के उच्छ्वासों का स्पंदन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, देश पर सब ओर आक्रमण होने, देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए एक प्रोत्साहित करने का एक वर्ग की आवश्यकता थी। चारण इसी श्रेणी के लोग थे। जिनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रयदाताओं को युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार करना। तीसरा है प्रामाणिकता का संदेह।
जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसके अतिरिक्त कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इसी प्रकार उन्होंने हुमायूं राशो, परमाल राशो की भी को भी संदेह की दृष्टि से देखा। वीर और श्रृंगार की प्रधानता, जैसा कि मैंने कहा, रासो काव्य आदिकालीन काव्य में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना इसमें अनायास ही हो गई है। पृथ्वीराज रासों में हमें अनेक ऐसे स्थल मिलते हैं जिसमें वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। युद्ध और शौर्य के लिए सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के लिए युद्ध लड़े जाते थे। पांचवा है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रासो काव्यों के रचयिता चरण माने जाते हैं और वह अपने आश्रयदाता की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से करते हैं। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाताओं के शौर्य वैभव की कल्पना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन से की है। हुमायूं रासो, पृथ्वीराज रासो इसी श्रेणी के काव्य हैं। छठा है संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ है, परंतु स्वदेशाभिमान और राष्ट्रीयता की भावना का अभाव हमें नजर आता है। उस समय देश छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था और इन छोटे-छोटे राज्यों में आपस में युद्ध हुआ करते थे, जो सुरा और सुंदरी के लिए ही हुआ थे। और उस समय 10-20 गांव के छोटे राज्य को भी स्वयं राष्ट्र समझा जाता था, अर्थात उस समय संकुचित राष्ट्रीयता का अभाव था। कल्पना की प्रचुरता, अर्थात उस समय हमें आदिकाल में कल्पना की प्रचुरता भी मिलती है। विविध छंदों का प्रयोग, चंद्रवरदाई को छंदों का सम्राट कहा जाता है और उनकी रचना पृथ्वीराज को छंदों का अजैबगर। नौवां है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल भाषा वह है जो अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल से हुई है और पिंगल भाषा जो अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से हुई है। बच्चों, हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम निर्गुण काव्य धारा पढ़ेंगे।